इंडिया का डेटा सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो जब लोकसभा चुनाव के दंगल की हम बात कर रहे हैं, अब छठे दौर में ये पहुंच रहा है और दंगल शब्द का जिक्र हो तो खुद ब खुद कहीं ना कहीं हरियाणा जो है वो जहन में आ जाता है। और चुनाव के लिहाज से हरियाणा जो है वो बेलवेदर स्टेट जो है वो कहा जाता है, क्योंकि 1999 से अब तक यहाँ पर ट्रेंड रहा है कि जिसने भी हरियाणा जीता है उसने सत्ता पर, जो केंद्र की सत्ता है उस पर वो काबिज हुआ है। 2019 में हम बीजेपी ने यहाँ पर सभी 10 सीटें जो हैं उस पर जीत दर्ज की थी और शानदार जीत दर्ज की थी। और इस बार भी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने एमएल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी जो हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया है। तो बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है यहाँ पर जो थोड़ी बहुत नाराजगी थी लोगों की उसे दूर करने की, और मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही दुष्यंत चौटाला जो हैं उनसे भी गठबंधन भी तोड़ लिया है। ऐसे में इस बार हरियाणा के दंगल में मुकाबला जो है वो चौतरफा देखने को हमें मिलने जा रहा है। आपको हम दिखाते हैं कि कौन कौन सी मुख्य पार्टियां जो हैं वो इस बार मुकाबले में आने जा रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस जो है उसके बीच में हमेशा से ये जो दंगल है ये सबसे ज़्यादा मेन हरियाणा में देखा गया है। तो हरियाणा में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर 4 दंगल बीजेपी और कांग्रेस जो हैं उनके बीच में मुख्य मुकाबला है। लेकिन दुष्यंत चौटाला जो हैं उनकी जो जेजेपी और ओम प्रकाश चौटाला की जो आईएनएलडी है उस पर भी कई समीकरण जो है वो माना जा रहा है ये दोनों जो पार्टियां हैं वो भी बिगाड़ सकती है। तो जो बड़े सवाल हैं हरियाणा के दंगल के उस पर भी हम एक बार यहाँ पर नज़र डाल देते हैं। क्या बीजेपी फिर से जो 10 का दम है वो दिखा पाएगी, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने सभी सीटों पर यहाँ पर क्लीन स्वीप किया था। तो ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, क्या आम आदमी पार्टी का जो साथ है वो कांग्रेस का हाथ मजबूत करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। उसके अलावा जेजेपी और आईएनएलडी किसे नुकसान पहुंचाएंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कितना असर उनका रहने वाला है। जातियों का जो अखाड़ा है उसमें कौन जीतेगा, ये एक बड़ा सवाल अभी हरियाणा में बना हुआ है। मुख्यमंत्री बदलने से क्या बीजेपी को फायदा होगा, ये एक और बड़ा सवाल है। तो सीएम बदलने से क्या बीजेपी को फायदा होगा, ये एक सवाल है। तो इस सब सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जो हैं वो जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ अमिताभ तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ संजय सिंह जो है वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़ने जा रहे हैं। संजय जी, स्वागत है आपका यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे भी यही सवाल है, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो जुड़ के आ रहा है, सामने निकल कर आ रहा है, वो यही है कि क्या हरियाणा में फिर से 10 का दम बीजेपी दिखा पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछली बार जो 2019 वाली बात थी क्या वो 2024 में नजर आ रही है? देखिए, हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो आप सही कह रही थी कि एक बेलवेदर स्टेट के रूप में लिया जा सकता है। बिकॉज हरियाणा में अगर आप देखेंगे तो 2014 के पहले बीजेपी का प्रेजेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर इतना सिग्निफिकेंट नहीं था, पार्लियामेंट्री हो या असेंबली हो। उसके बाद जो उफान आया है, जो गेन किया है बीजेपी ने, तो अब सरकार की एक 10 साल की इनकम्बेंसी हो गई, उसकी प्रो इनकम्बेंसी भी हो सकती है, एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस बीच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, पर्टिकुलरली जैसे किसान आंदोलन, उसका एक स्वरूप दिया गया था कि हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के बहुतायत, अगर सीधे रूप में कहें तो वो ज्यादातर करके जाटों का एक इशू, जाट किसानों का एक इशू बनाया गया था। इस बार हरियाणा उससे अलग रहा है। वो एक फैक्टर मैं इस तरह से कहता हूं जो चुनाव के किस तरह की वोटिंग पैटर्न हरियाणा में हो सकती है। दूसरी ये है कि हरियाणा में बीजेपी का जो मेजर बेस रहा है, सबसे सिग्निफिकेंट बेस, वो है नॉन जाट पार्टीज का। अब बीजेपी ने एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे वो किया है जो उन्होंने उत्तराखंड में पहले किया था, चुनाव के पहले चीफ मिनिस्टर को बदल देने का, और वहां काफी अच्छे नतीजे उसके मिले। अभी यहाँ नायब सिंह सैनी आए हैं, कुछ दिनों के बाद असेंबली इलेक्शन भी होने जा रहा है। उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस वो दिखाया कि साथ में उन्होंने जो उनके अलाई थे जो उनको अपने से थोड़ा अलग कर दिया, दरकिनार कर दिया। तो ये जो एक सिग्निफिकेंट चीज है, अगर 10 पे बीजेपी का फोकस है, अगर आप पिछला भी चुनाव देखेंगे तो मतलब बीजेपी 7 पे थी। अगर बीजेपी का ख्याल ये होगा कि हम 10 के 10 पे स्ट्राइक करें, कुछ जगहों पे चुनाव जरूर क्लोज है, तो उस पे अभी से प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल। संजय जी, इसी बात पर जो आप कह रहे हैं, अमिताभ जी, संजय जी कह रहे हैं यहाँ पर कि कुछ जगहों पर चुनाव क्लोज है, आपको भी यही लग रहा है यहाँ पर कि वो वाली स्थिति नहीं है कि आप क्लीन स्वीप कर पाएंगे? देखिए, जाट समाज में नाराजगी है थोड़ी बहुत, और कांग्रेस पार्टी जाट, दलित और मुस्लिम इन समाजों का एक गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रही है। इन तीनों समाजों की आबादी वहाँ पर 50% के लगभग है। बीजेपी ने यहाँ पर एक एंटी डोमिनेंट कास्ट पॉलिटिक्स करी है, यानी जाट समाज को के
प्रतिनिधित्व को उन्होंने सीएम नहीं बनाया है, जिसकी वजह से भी जाट समाज में नाराजगी है। जेजेपी भी अलायंस से बाहर हो चुकी है। लेकिन जो और जातियां हैं, जो गैर जाट समाज जातियां हैं, उसका कंसोलिडेशन बीजेपी यहां पर करने में कामयाब रही है। ओबीसी समाज के सैनी जी को चीफ मिनिस्टर बनाया है। ओबीसी समाज का 73% वोट जो है वो भाजपा को 2019 के लोकसभा चुनाव में मिला था। और भाजपा की जो उम्मीद है कि जो जाट वोट है वो कांग्रेस, आईएनएलडी और जेजेपी, इन तीनों पार्टियों में बंट सकता है, जिसका फायदा भाजपा को मिल सकता है 2024 के चुनाव में। बिल्कुल। तो इधर संजय जी, अगर हम एक चीज़ पर और नज़र डालें, जिस तरह से अमिताभ जी भी कह रहे हैं कि सभी जातियों का बम्पर वोट पिछली बार बीजेपी को मिला था। अगर हम मुसलमानों की बात को छोड़ दें तो गैर जाट अगली जातियों ने तो करीब करीब एक तरफा वोट डाला। क्या कांग्रेस बीजेपी के वोट बैंक जो है उसमें सेंध लगाती हुई नजर आ रही है? इस बार लगा पाएगी? देखिए, कांग्रेस के अंदर वहां पे बहुत सारे फैक्शन थे। अभी के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो उनके काफी सब चीफ मिनिस्टर लंबे कार्यकाल तक रहे, और बाकी लगता है कि कांग्रेस पार्टी अभी के टाइम में उनके लीडरशिप के साथ चुनाव में जा रही है, जिसमें वो पार्टी की कमान संभाले। लीडरशिप तो क्योंकि जब विधानसभा का आएगा, उनके पुत्र चुनाव में है, तो इस मसले में अगर देखेंगे, और साथ में बीजेपी ने दूसरे एरियाज में या वहां भी जाट समाज के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए हैं कि उनकी अगर कोई हॉस्टिलिटी है बीजेपी के प्रति, कहीं कोई निगेटिविटी उस तरह से प्रखर रूप से है, तो वो कम हो। बीच में कई वो इश्यूज हुए, रेसलर वाला भी एक इशू हुआ, लेकिन उसमें बाकी जो चीजें थी, बाकी जिस तरह से केंद्र ने उस इशू को रिजॉल्व किया, मेरे ख्याल में वो काफी अच्छी तरह से रिजॉल्व करने की उसको कोशिश करी। जो इम्पोर्टेंट ये है कि बाकी किस तरह से लामबंद होते, क्योंकि ये चुनाव का वक्त है, जैसा अमिताभ जी बता रहे थे कि मान लीजिए कि वो मुस्लिम M+J, वहां पे वाई तो उतना ज्यादा यहाँ पे है नहीं। दलित समाज बीजेपी के तरफ, मेरे ख्याल में बहुत सारे जगह पे बीजेपी के तरफ उनका रुझान बीते सालों में धीरे 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 बिल्कुल धीरे करके वो बढ़ता ही गया अमिताभ है। जी, जो बात संजय जी कह रहे हैं, अब अगर हम उसे थोड़ा आगे बढ़े, हिसार और गुरुग्राम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर दिलचस्प है मुकाबला, लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती कितनी बड़ी नजर आ रही है? क्योंकि गुरुग्राम में हम देख रहे हैं कि दोनों गुर्जर नेता हैं और वहाँ पर राज बब्बर जो है स्टार प्रचारक के तौर पर उतारे गए हैं। थोड़ा लेट भले ही उतारा है, लेकिन चुनौती। देखिए, गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह पिछले 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं और राज बब्बर वहाँ के लोकल हैं नहीं। अगर आप वैसा देखेंगे तो बहुत सारी सीटों पे, अलग अलग सीटों पे अलग अलग बार चुनाव लड़े हैं और वो हारे हैं 2014 और 19 में। तो मुझे नहीं लगता है कि राज बब्बर कोई ऐसी बहुत बड़ी चुनौती राव इंद्रजीत सिंह को दे सकते हैं। वहाँ पर बात यह है कि आम आदमी पार्टी के साथ भी अलायंस हुआ है कांग्रेस पार्टी का। अब आम आदमी पार्टी का वहाँ पे कोई खास जोर है नहीं। अब ये जाट समाज का कंसोलिडेशन होता है कि नहीं इन दोनों सीटों पर, या किसी भी सीट पर अगर आप बात करें, क्योंकि आईएनएलडी और जेजेपी ये दोनों भी जाट समाज का ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, अपने आप को कहती हैं। तो हुडा वर्सेस चौटाला के दोनों फैक्शंस, ये दोनों भी जाट समाज का वोट खींचेंगे, जो बीजेपी को पिछली बार 50% मिला था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसका इम्पैक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, क्योंकि जब भी किसी डोमिनेंट जाति की बात होती है तो नॉन डोमिनेंट जातियां, जिसमें दलित समाज भी है, जैसा संजय सर कह रहे हैं, वो इकट्ठा होती हैं, वो कंसोलिडेट होती हैं। तो पॉलिटिक्स में अगर एक जगह कंसोलिडेशन होगा तो दूसरी जगह उसका एंटी कंसोलिडेशन, काउंटर कंसोलिडेशन भी हो सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि अगर एक तरफ कंसोलिडेशन होगा तो दूसरी तरफ उसका एंटी कंसोलिडेशन जो है वो भी हो सकता है। अब दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। कोई और दिलचस्प जो टॉपिक्स हैं, डेटा हैं, वो भी आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है, बीजेपी कैसे उसे काउंटर करेगी, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के दंगल की हम बात कर रहे हैं और अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने ज़्यादातर सीटें जो हैं वो भारी अंतर से जीती थी। ऐसे में कांग्रेस को बीजेपी के वोट में एक बड़ी सेंध लगानी होगी। संजय जी, अगर हम इस बारे में बात करें तो 2019 के कम से कम 2 सीटें जो हैं वो 6 लाख से ज़्यादा मार्जिन से जीती गई थी, 2 सीटें 4 लाख से ज़्यादा मार्जिन से जीती गई थी और 5 सीटें 3 लाख से ज़्यादा मार्जिन से। ऐसे में आसान नहीं होगा कांग्रेस के लिए इस अंतर को पाटना। सही बात है। देखिए, एक तो कि इस तरह के अंतर को आप तब पाटते हैं जबकि जो इनकम्बेंट है उसके अगेंस्ट काफी आक्रोश हो, नाराजगी नहीं, मैं आक्रोश कर रहा हूँ कि आक्रोश हो,
कुछ डिसेंटिंग चीजें हो सकती हैं, हर व्यक्ति हर समय खुश नहीं हो सकता है, लेकिन इनकम्बेंट के अगेंस्ट इस तरह का आक्रोश जब तक नहीं होगा और दूसरे जिसको जिताना है उसको हटा करके किसको लाना है उसके प्रति अगर इतनी सद्भावना का भाव नहीं होगा या इतना खुशी का इजहार नहीं होगा कि यह व्यक्ति आकर के ये चेंज कर देगा, या राज बब्बर के सिर्फ कहने से वो नहीं होगा कि हम आते ही एक हफ्ते के अंदर चेंज आपको बता देंगे, तब तक इस तरह के जो दूरी, जो जितना प्रचंड मार्जिन है बीजेपी के विक्ट्री का, उसको पाटना आसान नहीं। बिल्कुल अमिताभ जी, अगर 5%, 10%, 15% तक भी अगर कांग्रेस बीजेपी के वोट झटक लेती है तब भी बमुश्किल हाफ हाफ ही हो पाएगा, 5 तक सीटें यहाँ पाएंगी। ऐसे में बीजेपी यहाँ पर अगर जेजेपी अगर अपना पक्ष जिस तरह से वो कर रही है, अगर थोड़ा बहुत जाट वोट खींच लेती है तो एक बार फिर से साथ आ सकते हैं जी। तो क्योंकि लीड 30% की है, 58% भाजपा वोट शेयर और 28% कांग्रेस का वोट शेयर था 2019 में, तो अगर 5% वोट भी खींच लेगी कांग्रेस पार्टी तो भी 9-1 होगा भाजपा के पक्ष में, 10% खींच लेगी तब भी 8-2 होगा, और जैसा आप कह रहे हैं अगर 15% वोट भाजपा से खींच लेती है कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ तब जाकर के मामला 5-5 बराबरी पर होगा। लेकिन इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि 30% जो वोट घटेगा वो सारा का सारा कांग्रेस पार्टी को जाएगा, जबकि 2 और दावेदार हैं, INLD भी है और JJP, दोनों पार्टियां इस वोट का दावा कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं वोट के बिखराव की वजह से और क्योंकि लीड इतनी बड़ी है उसकी वजह से जाट एंगर के बावजूद भी डैमेज कंट्रोल जो है वो बीजेपी के लिए यहाँ पे हो सकता है। बिल्कुल। और ये जो अभी राज्य सरकार में जो कुछ खींचतान चल रही है, जेजेपी भी फ्लिप फ्लॉप कर रही है, तो ऐसे में आपको लगता है कि ये जो खींचतान है इसका कुछ असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? ये देखिए, जेजेपी बहुत स्ट्रेटेजिकली बाहर हुई है अलायंस से, क्योंकि जेजेपी अगर अलायंस में रहती तो उसका जो खामियाजा है वो जेजेपी को और बीजेपी को दोनों को भुगतना पड़ता, क्योंकि जाट एंगर जो है उसका असर दिख जाता। अब जेजेपी यहाँ पे अलग होकर के और उसमें जो स्प्लिट हुआ है उसकी वजह से जेजेपी जाट वोटर्स को दिखाना चाह रही है, एक सिंपैथी लेना चाह रही है कि भाई देखो हम बीजेपी की बी टीम नहीं है, आपके पक्ष के लिए हम गवर्नमेंट से अलग हुए ताकि वो भी जाट वोट खींच सके और वो भी जो एंटी बीजेपी वोट है उसको स्प्लिट कर सके। तो बहुत स्ट्रेटेजिकली बाहर हुई है और विधानसभा चुनाव में किसके साथ होती है हमको देखना पड़ेगा, या फिर पोस्ट पोल अलायंस करेगी। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प होगा ये देखना कि हरियाणा में क्या कुछ होने वाला है, इस दंगल को कौन जीतेगा या हाफ हाफ रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।